नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। साल 2023 का आगाज हो चुका है और सियासी लिहाज से 2023 बेहद महत्वपूर्ण है। इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल का। जिस तरह से 10 राज्यों में इस साल चुनाव होना है, ये बता देगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से क्राउड आ रही है, क्या वास्तव में वोटों में वो कन्वर्ट हो पाती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में एक के बाद एक 7 राज्यों में से 5 राज्य बीजेपी की झोली में डालकर ये साबित किया है कि उनका मोदी मैजिक अभी कायम है, तो क्या 2023 में भी जब कर्नाटक से लेकर तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब चुनाव होगा, तो क्या मोदी मैजिक 2024 को लेकर किस तरह का है, उसके अंडरकरंट को भी देखा जाएगा। यह अलग बात है कि राहुल गांधी भले कह रहे हों कि बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त अंडरकरंट है, अगर विपक्षी पार्टियां आ जाएं तो क्या समझा जा सकता है कि राहुल की कॉल पर विपक्षी पार्टियां राहुल के पीछे, कांग्रेस के पीछे लामबंद होंगी। इसका फैसला भी जब विपक्षी पार्टियां करेंगी तो उनको 2023 का जो एसिड टेस्ट है, जिससे मोदी और राहुल गांधी को गुजरना है, कांग्रेस और बीजेपी को गुजरना है, यही बताएगा कि देश का मिजाज क्या है, कांग्रेस को लेकर के लोगों का मिजाज क्या है और बीजेपी को लेकर लोगों का मिजाज क्या है। लेकिन 2023 के सेमीफाइनल की बात करने से पहले हमें 2022 की तरफ एक बार फिर लौटना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि 2022 में किस तरह से बीजेपी ने अपनी जो चुनावी मशीनरी है उसका दमखम दिखाया है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये चुनाव नतीजे बताते रहे हैं कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है तमाम विरोधी दलों के लिए। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में सपा से लोहा हो तो सपा शिकस्त खा जाती है, और उसके अलावा किसी दूसरे राज्य में अगर उसका मुकाबला सीधा कांग्रेस से होता है तो कांग्रेस भी बीजेपी के सामने टिक नहीं पाती है। जिस तरह से 2022 के शुरू में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर कई राज्यों में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। लेकिन जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव आया, यानी कि 2022 के गुजरते गुजरते गुजरात में मोदी मैजिक जमकर चला, तो हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य ने जिस तरह से कांग्रेस के लिए करीब 3.5-4 साल बाद एक संजीवनी का काम किया है, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, कांग्रेसी कैंप के हौसले भी बुलंद हैं। तो क्या समझा जाए कि 2022 के आखिर में हिमाचल प्रदेश का जो नतीजा आया है उसने मोदी मैजिक को और बीजेपी को एक तरह से रियलिटी चेक भी कराया है। क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल ने दिल्ली को बीजेपी में धूल चटाई है, तो हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी है। तो क्या बीजेपी 2023 का जो सेमीफाइनल है उसको लेकर अब बहुत संभल करके नहीं खेलेगी? कर्नाटक में उसे अपनी सरकार बचानी है, मध्य प्रदेश में उसे अपनी सरकार बचानी है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर सत्ता में काबिज होना है। दक्षिण के दूसरे दुर्ग की बात करें तो तेलंगाना में उसे केसीआर से मुकाबला करना है, क्योंकि केसीआर के जिस तरह से दिल्ली को लेकर के जो हौसले हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने टीआरएस को एक तरह से बीआरएस यानी भारत तेलंगाना राष्ट्र समिति के तौर पर, यानी कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, वो बताती हैं कि मोदी को किस तरह से दिल्ली की सत्ता से 2024 में बेदखल किया जाए। इसको लेकर के अगर बंगाल से ममता बनर्जी चलना चाहती हैं तो तेलंगाना से केसीआर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये कि जो 2023 का जो पॉलिटिकल कैलेंडर है उसको अगर देखा जाए तो उसमें किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपनी अपनी सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। आप जब राज्य दर राज्य देखेंगे तो 2023 में जिन 10 राज्यों में चुनाव है वो 10 राज्य 122 लोकसभा सीटों को कवर करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं किस तरह से कितना बड़ा महत्व 2010 का खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सियासत के लिहाज से बेहद अहम है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की 122 सीटें इन 10 राज्यों से आती हैं, और अगर काऊ बेल्ट की बात करें, हिंदी पट्टी की बात करें, तो वहाँ भले 2018 के आखिर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2019 के शुरू में होता है तो मोदी मैजिक इस तरह से इन राज्यों में चलता है कि कांग्रेस का सफाया हो जाता है वहाँ सरकार होने के बावजूद। बाद में मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिंधिया प्रकरण हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार काबिज हो गई है, सत्ता में आ गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश में किस तरह का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उससे
बीजेपी को जूझना पड़ रहा है। उसके अलावा कर्नाटक में जिस तरह से येदियुरप्पा बोम्मई के बीच में जो बीजेपी के भीतर झगड़ा है, वहाँ से बीजेपी के लिए अब साल के शुरू में एक तरह से वहाँ चुनाव होने वाला है, क्योंकि मार्च अप्रैल के आसपास कर्नाटक में चुनाव हो सकता है। कर्नाटक दक्षिण का बड़ा राज्य है, वो राज्य है बीजेपी के लिहाज से जिसने बीजेपी के लिए दक्षिण के रास्ते खोले थे। तो वहाँ से किस तरह से बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती, या फिर सिद्धारमैया और शिवकुमार के झगड़े को शांत करते हुए राहुल गांधी का बड़ा एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा का एक सेगमेंट कर्नाटक से गुजरा था। तो क्या राहुल गांधी कर्नाटक में वापसी करेंगे? और ये भी कहा जाता है कि दक्षिण को लेकर के जब से राहुल गांधी वायनाड केरल गए हैं, तब से दक्षिण पर कांग्रेस का खासा फोकस है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह से बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हुई हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी का जो मैजिक चल रहा है, उसके बाद राहुल गांधी की कोशिश है कि दक्षिण में बीजेपी को डेंट किया जाए। खासतौर पर अगर कर्नाटक में वो बीजेपी को डेंट करते हैं, और तेलंगाना में जहां पर केसीआर की जो राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, वहां बीजेपी का पूरा फोकस है कि इस बार लड़ाई वहां पे केसीआर बनाम बीजेपी, यानी कि एक तरह से टीआरएस बनाम बीजेपी की होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस वहां एक तरह से अब तक की लड़ाई में टीआरएस बनाम कांग्रेस का झगड़ा रहा है। तो क्या कांग्रेस वहां ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलने में कामयाब होगी? वहां से भी तेलंगाना से भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो भी एक तरह से रूट रहा है, तो वहां भी देखा जाएगा। हालांकि बाई इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस वहां पिछले दिनों हारी थी, उसके बाद कांग्रेस कैंप में चिंताएं भी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी को एक तरह से यात्रा करके अभी वो दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली में प्रवेश उन्होंने किया, और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या राजस्थान की राजनीति जिस तरह से गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच में छिड़ी हुई है, तो क्या वहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरह से एक तरह से रास्ता निकालने की कोशिश की है, तो वहाँ क्या हो सकता है? क्योंकि 25 लोकसभा सीटें राजस्थान से हैं और वहाँ कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया था। तो क्या वहाँ कांग्रेस कुछ कर सकती है? ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहाँ पे कांग्रेस जो है अपनी सरकार को बचाए रख सकती है? हालांकि वहाँ जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जिस तरह का माहौल बीजेपी के खिलाफ बना, तमाम बाई इलेक्शंस कांग्रेस ने जीते हैं, लेकिन वहाँ भी जिस तरह से बघेल को लेकर के एक दूसरा तबका वहाँ पे बघेल का विरोध करता रहा है कांग्रेस के भीतर, वहाँ के सेंटिमेंट को भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरह से 2022 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 राज्यों में जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहाँ बीजेपी जीत हासिल करती है। गुजरात में प्रचंड बहुमत से साल जाते जाते जीत हासिल करती है। तो हिमाचल प्रदेश में उसको झटका लगता है, कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है, उसका राजनीतिक सूखा एक तरह से ख़त्म होता है हिमाचल प्रदेश के बहाने। तो एक बड़ा मैसेज गया है। बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी जब दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश से होते हुए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएंगे, तो क्या वहाँ से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो मोमेंटम बनाया है, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? या फिर जैसे ही लाल चौक पर झंडा फहराने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होगी, उसके बाद उनकी जो सियासी फ़िज़ा बनी है, जो हवा बही है, वो हवा भी 2024 के आते आते हवा हो जाएगी, क्योंकि 2024 से पहले राहुल गांधी को 2023 के सेमीफाइनल से होकर के गुजरना पड़ेगा। और ये जो 10 राज्य, जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटाने के बाद से, आर्टिकल 370 हटाने के बाद से वहाँ पहली बार ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी साल वहाँ भी चुनाव कराएगी, तो वो 10वां राज्य होगा। त्रिपुरा में कांग्रेस को बीजेपी के सत्ता से मुकाबला करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से ठीक पहले 2023 में एक तरह से जो सेमीफाइनल हो रहा है, 10 राज्यों का सेमीफाइनल हो रहा है, वहाँ कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान को बचाना है। कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनने की चुनौती उसके सामने है। मध्य प्रदेश में सत्ता छीनने की चुनौती उसके सामने है। उसके अलावा दूसरे जो तेलंगाना, जो दक्षिण का एक बड़ा दूसरा किला है, वहाँ कांग्रेस को खुद को खड़ा करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में बीजेपी के सामने भी यही चुनौती कि वो किस तरह से अपने आप को खड़ा कर सकती है। और ये जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग जो दिखाई दे रही है 2023 में, क्या 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, इसका फैसला भी होगा। क्या समाजवादी पार्टी किस तरफ खड़ी हो, क्या अकेला चलेगी, बसपा अकेला चलेगी, क्या केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, गुजरात में केजरीवाल ने कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया है, तो क्या केजरीवाल भी एकला चलो की राजनीति करेंगे, तो इसका खामियाजा
किसको होगा, बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, इसका आकलन भी करना पड़ेगा। हाँ, बिहार से ज़रूर राहुल गांधी के लिए एक गुड न्यूज़ है, राहत की बात है कि वहाँ नीतीश और तेजस्वी के साथ आने से, जेडीयू आरजेडी के साथ आने से कम बिहार में कांग्रेस को जो अपोजिशन के वोट बैंक के बिखरने का खतरा नहीं, लेकिन वहाँ भी बसपा अलग चल सकती है, वहाँ ओवैसी की पार्टी अलग चुनाव लड़ सकती है, जिसने तेजस्वी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर करने में निर्णायक भूमिका निभाई। तो ये सारे फैक्टर भी हैं, यानी कि 2023 ही डिसाइड करने वाला है कि 2024 की सूरत किस तरह की रहने वाली है। क्या मोदी बनाम ऑल जंग होने वाली है, या एक थर्ड फ्रंट की शेप भी बनने वाली है, उसमें जेडीएस से लेके, जेडीयू से लेके, आरजेडी से लेकर के, सपा बसपा से लेके आम आदमी पार्टी, इन दलों की क्या भूमिका रहने वाली है। या 23 में अगर राहुल गांधी कुछ राज्य बीजेपी से झटकने में कामयाब होते हैं, अपने राज्य, 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रिटेन कर ले जाते हैं, तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल क्लाउट और बढ़ने वाला है। तब निश्चित तौर पर कुछ दल उनके साथ खड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 2024 का रास्ता 2023 के पॉलिटिकल कैलेंडर के जरिए जो रास्ता नज़र आ रहा है वहीं से गुजरने वाला है। यानी कि 2023 का जो माहौल, पॉलिटिकल माहौल है, वो 2024 की बिग पिक्चर को खासा प्रभावित करने वाला है। इस पर नज़र बनाए रखना होगा। नमस्कार।